समय की धूल तले दबी ये कहानी है दो ऐसे मुसाफिरों की जिनकी दोस्ती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। एक तरफ सेठ हाशिम था जिसका रेशम और कमख्वाब का कारोबार शहर के हर बाजार में फैला हुआ था। सोने की चमक और मंडियों में उसके नाम के सिक्कों ने उसके लहजे में एक खास वक़ार भर दिया था। दूसरी तरफ मुराद था जो एक दूर दराज के गांव का मेहनती जमींदार और छोटा ताजिर था। मुराद के पास दौलत तो हाशिम जितनी नहीं थी, मगर उसका दिल किसी समंदर से भी ज्यादा वसीह था। ये दोनों बचपन के सच्चे यार थे जिन्होंने साथ साथ धूल उड़ाई थी और अब जवानी की दहलीज पार कर जिंदगी की तपती धूप में एक दूसरे का साया बने हुए थे। हाशिम शहर का बड़ा ताजिर बन चुका था, फिर भी जब कभी मुराद से मिलता अपनी अमीरी की चादर बाहर उतारकर सादगी से आता। एक बार दोनों दोस्त व्यापार के सिलसिले में एक लंबे और खतरनाक सफर पर निकले। यह रास्ता ऊंचे पहाड़ी, दर्रों और दुष्कर घाटियों से होकर गुजरता था। हाशिम के पास इस बार माल और दौलत से भरी बोरियां थीं, जबकि मुराद अपने घोड़े पर सीमित सामान लादे उसके साथ साथ चल रहा था। सफर के तीसरे दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और बादलों की गरज ने पूरे वातावरण को भारी कर दिया था, अचानक कुदरत ने करवट ली। एक तंग मोड़ पर हाशिम के घोड़े का पैर फिसल गया और वह तोलन खो बैठा। हाशिम घोड़े समेत गहरी खाई की तरफ गिरने लगा, मगर आखिरी पल में उसने चट्टान से लटकती एक मजबूत जड़ को कसकर थाम लिया। नीचे मौत गरज रही थी और ऊपर हाशिम की जिंदगी एक कच्चे धागे से लटक रही थी। उसने दहशत से भरी आवाज में पुकारा, मुराद, मुझे बचा लो, मेरा हाथ छूट रहा है। मुराद ने जब अपने दोस्त को मौत के मुंह में झूलते देखा तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पहाड़ की ढलान पर झुक गया। उसने एक हाथ चट्टान के कोने में मजबूती से फंसाया और दूसरा हाथ हाशिम की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम का वजन बहुत भारी था और बारिश की वजह से हाथ फिसल रहे थे, लेकिन मुराद ने अपनी बहादुरी और सालों की मेहनत से बनी ताकत के साथ हाशिम को खींचकर वापस हमवार जमीन पर ला दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाशिम की जान तो बच गई थी, लेकिन इस कोशिश में मुराद के बाजुओं से खून बहने लगा था और उसके हाथ चट्टानों से रगड़ खाकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। रात के सन्नाटे में जब हाशिम ने मुराद के जख्मों पर पट्टी बांधी तो उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुराद, आज तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर साबित कर दिया कि तुम मेरे सिर पर दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। मैं यह एहसान कैसे उतारूंगा? मेरी सारी दौलत तुम्हारे इन हाथों की मेहनत और उस खून के एक कतरे के बराबर भी नहीं। मुराद मुस्कुराया और बोला, हाशिम, दोस्ती में एहसान नहीं होता। मैंने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था। लेकिन हाशिम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुराद का हाथ थामा और बड़ी गंभीरता से कहा, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मेरी इकलौती बेटी जोनेरा, जो मेरी जान है, मैं उसका हाथ तुम्हारे बेटे हैदर के हाथ में देता हूं। ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मुराद हैरान रह गया। उसने मना करने की कोशिश की कि वह एक साधारण सा देहाती है और हाशिम शहर का बड़ा सेठ है, मगर हाशिम भावुक होकर अड़ गया। मुराद, तुम्हारे बेटे में तुम्हारा खून है और मुझे दौलत से ज्यादा उस किरदार की जरूरत है। हाशिम ने वादा तो कर लिया, मगर वह यह भूल गया कि उसने शहर की आसानिशों में अपनी बेटी की परवरिश एक शहजादी की तरह की थी, जिसने कभी मिट्टी को छुआ तक नहीं था। वहीं इस पहाड़ के दामन में एक अमीर बाप ने अपनी मगरूर बेटी की तकदीर एक मेहनती देहाती नौजवान के नाम कर दी, ये सोचे बिना कि क्या जोनेरा इस कुर्बानी की कद्र कर पाएगी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया और बचपन के वे किस्से अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए। हाशिम की बेटी जोनेरा शहर के सबसे बेहतरीन रेशमी पर्दों और नाजो नियमत में पली बड़ी थी। उसे अपनी खूबसूरती और अपने बाप की बेपनाह दौलत पर बेहद घमंड था। उसके नजदीक जिंदगी सिर्फ रेशम, खुशबुओं और शहर की रौनकों का नाम थी। दूसरी तरफ हैदर था, जो अपने बाप मुराद की तरह मेहनती, सब्र वाला और जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान था। हैदर ने सिर्फ जमीन पर हल चलाना ही नहीं सीखा था, बल्कि उसने मेहनत की उस महानता को भी अपना लिया था जो उसके बाप का तुर्रा-ए-ताज था। वह भले ही सादा था,
मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो अपने हाथ की कमाई पर यकीन रखते हैं। जब शादी का समय आया तो हाशिम ने अपना सालों पुराना वादा झोनेरा के सामने रख दिया। झोनेरा यह सुनते ही आसमान सर पर उठा लेती हुई चीख पड़ी, बाबा, मैं और उस देहाती से शादी करूंगी जिसके पास न तो ठीक ठाक कपड़े हैं और न ही बात करने का कोई सलीका। क्या मेरी खूबसूरती की यही कीमत है कि मुझे किसी खेत की मिट्टी में रोल दिया जाए? हाशिम ने पहली बार अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, यह सिर्फ शादी नहीं, मेरा मान है, मेरी जुबान है। मैंने उसके बाप को उस वक्त जुबान दी थी जब मैं मौत के गड्ढे में लटका हुआ था और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया था। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बाप की बेबसी और आंसुओं को देखकर झोनेरा चुप तो हो गई, लेकिन उसके दिल में हैदर और उसके परिवार के लिए नफरत की एक ऐसी चिंगारी सुलग उठी जिसने चुपके पलना शुरू कर दिया। शादी का जश्न तो धूमधाम से हुआ, लेकिन यह सिर्फ दो नौजवानों का निकाह नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनिया का मिलाप था। झोनेरा जब शहर की रंगीनियों को छोड़कर मुराद के कच्चे आंगन में उतरी तो उसे वहां की हर चीज से घिन आने लगी। शांत देहाती माहौल उसे कैद लग रहा था और पक्षियों की चहचहाहट उसके लिए शोर बन चुकी थी। हैदर, जो एक नेक दिल इंसान था, ने झोनेरा की नफरत को उसकी घबराहट समझा और उसे हर मुमकिन आराम देने की कोशिश की। उसने झोनेरा को अपनी जिंदगी की मलिका मान लिया, मगर झोनेरा के लिए हैदर महज एक बोझ था जिसे उसने अपने बाप की साख बचाने के लिए उठा रखा था। गांव की सादगी झोनेरा के दिल में जगह नहीं बना सकी। वह हर वक्त अपने पति और सास ससुर को हिगारत भरी नजरों से देखती, कभी खाने में नुक्स निकालती तो कभी घर की मिट्टी देखकर मुंह बनाती। हैदर की मां, जो एक कमजोर और बेहद सब्र वाली औरत थी, ने हमेशा झोनेरा को अपनी बेटी समझकर माफ कर दिया। एक सुबह हैदर की मां की तबीयत बहुत खराब थी। घर में कुछ मेहमान आने वाले थे और काम का बोझ ज्यादा था। उसने धीमी और दर्द भरी आवाज में झोनेरा से कहा, बेटी, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, जरा बावर्ची खाने का काम देख लो और आंगन में झाड़ू लगा दो। हैदर के अब्बा के दोस्त भी आने वाले हैं। झोनेरा आईने के सामने बैठी अपनी जुल्फें संवार रही थी। पहले तो उसने अनसुनी कर दी, मगर जब सास ने दोबारा प्यार से पुकारा तो वह आपे से बाहर हो गई। वह झटके से उठी और हाथ में पकड़ी हुई कीमती कंघी जोर से जमीन पर पटक कर चीख पड़ी, मैं सेठ हाशिम की बेटी हूं, तुम्हारी लौंडी नहीं। तुम्हारे इस बेटे ने मुझे यहां इसलिए लाया है कि मैं तुम्हारे इस घर की सफाई करूं। अपने इस सीधे सादे बेटे से कहो कि अगर उसे खादिमा चाहिए थी तो किसी देहाती लड़की से शादी करता, मुझ जैसी शहजादी से नहीं। हैदर की मां के हाथ कांपने लगे। वह एक शब्द भी न बोल सकी, बस उसकी आंखों से चुपके आंसू बहने लगे। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पति ने हाशिम की जान बचाने के लिए अपना खून बहाया था, और आज उसी हाशिम की बेटी उसके आंसुओं का सबब बन रही थी। ठीक उसी पल जब झोनेरा अपनी सांस पर चीख रही थी, हैदर खेतों से वापस घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी मां के कांपते हाथों और बहते आंसुओं को देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैदर के कानों में झोनेरा के वे जहरीले अल्फाज अब भी गूंज रहे थे जो उसने उसकी मां की तौहीन में कहे थे। हैदर ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जो पहाड़ों की तरह भारी थी। वह झोनेरा के करीब आया, जिसकी आंखों में अभी तकब्बुर की आग सुलग रही थी। जब हैदर बोला तो उसकी आवाज में वह काट थी जो किसी तलवार में भी नहीं होती। झोनेरा, मैंने अब तक तुम्हारी हर कड़वी बात, हर हिकारत भरी नजर इसलिए सही की थी क्योंकि तुम मेरे बाप के मोहसिन की बेटी हो। मैंने सोचा शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल की जमी हुई बर्फ पिघला देगी, मगर जिस घर में मेरी मां के आंसू गिरे वहां अब तुम्हारी अना की कोई जगह नहीं है। जिस मां ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी तज़हील की कीमत तुम कभी अदा नहीं कर सकोगी। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर यह घर तुम्हें कैद लगता है तो तुम आजाद हो,
जहां तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ। झोनेरा ने हैरत से हैदर को देखा। उसे लगा था हैदर हमेशा की तरह चुप रहेगा, मगर आज इस देहाती की गैरत जाग चुकी थी। झोनेरा ने गुस्से में अपना दुपट्टा संभाला और बोली, मैं भी देखती हूं कि तुम जैसे के बिना मैं कैसे रहती हूं। मेरे भाइयों के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं। झोनेरा घमंड के साथ अपने भाइयों के घर शहर पहुंच गई। शुरू के कुछ दिन तो भाइयों ने अपनी बहन को सर आंखों पर बिठाया। उसे लगा कि वही पुरानी जिंदगी वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरा, घर का माहौल बदलने लगा। भाइयों की बीवियां, जो कभी झोनेरा के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करती थीं, अब तीखी नजरों से उसे देखने लगी थीं। एक दोपहर झोनेरा ने बावर्ची खाने में जाकर अपनी पसंद का खाना मांगा तो बड़ी भाभी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, झोनेरा बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर जरूर है, लेकिन अब यहाँ की मालकिन हम हैं। अगर तुम्हें इतने नखरे दिखाने हैं तो अपने शौहर के घर जाकर दिखाओ। हम तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं बैठी हैं। झोनेरा का दिल धक से रह गया। उसे लगा था कि भाई उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि रिश्ते अक्सर दौलत की डोर से बंधे होते हैं। अभी झोनेरा इन तल्ख बातों का जहर पी ही रही थी कि एक ऐसी खबर आई जिसने हाशिम के खानदान की नींव हिला दी। सेठ हाशिम का वो बड़ा जहाज, जिसमें उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी और व्यापार का माल लदा था, एक भयंकर तूफान की भेंट चढ़ गया। मंडियों में हाशिम का नाम डूबने लगा और देखते ही देखते उसका शानदार कारोबार जमीन पर आ गिरा। अब भाइयों के चेहरे भी नकाबों से आजाद हो गए। जो भाई कभी झोनेरा के सदके वारे जाते थे, अब उसे एक अतिरिक्त बोझ समझने लगे थे। घर का माहौल झोनेरा के लिए कैदखाना बन गया। हर निवाले पर ताने मिलते और हर सुबह एक नई जिल्लत का पैगाम लाती। उसे बार बार हैदर की वो बातें याद आने लगी जो कभी उसे काम का नहीं कहता था, जो खुद धूप में जलता था मगर उसके लिए रेशम के सपने बुनता था। उसे एहसास हुआ कि उसने वो मजबूत हाथ झटक दिए थे जो उसे थामना चाहते थे, और अब वह उन हाथों में थी जो सिर्फ छीनना जानते थे। सेठ हाशिम का कारोबार क्या डूबा। गोया झोनेरा के भाइयों के दिलों से बहन की मोहब्बत और बाप का एहतराम भी खत्म हो गया। वो भाई जो कभी झोनेरा के एक इशारे पर जान छिड़कते थे, अब उसे देखकर रुख मोड़ लेते। झोनेरा अब इस घर में एक मेहमान नहीं, बल्कि एक ऐसी नौकरानी बन चुकी थी जिसे न इज्जत मिलती थी न सुकून। एक दिन जब झोनेरा दस्तरख्वान पर बैठी तो छोटी भाभी ने निवाला तोड़ते हुए व्यंग्य में कहा, झोनेरा बीबी, ये गोश्त का सालन अब इस घर में रोज रोज नहीं बनेगा। तुम्हारे अब्बा की तिजोरियां अब खाली हो चुकी हैं। बेहतर होगा कि तुम भी रूखी सूखी खाने की आदत डाल लो, या फिर अपने उस शौहर के पास वापस चली जाओ जिसे तुम हकीर समझकर छोड़ आई हो। झोनेरा के हलक में निवाला अटक गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा कि शायद वह उसे सहारा देगा, मगर भाई ने नजरें झुका लीं और चुपचाप खाना खाता रहा। उसे उस दिन एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है, और असली रिश्ते वो नहीं होते जो महलों में बनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किलों में थाम लिए जाते हैं। झोनेरा का बाप सेठ हाशिम अब एक टूटा हुआ इंसान था। वह अक्सर आंगन के एक कोने में बैठा खाली नजरों से आसमान को देखता रहता। हाशिम के कर्जदार रोजाना घर के बाहर शोर मचाते और घर नीलाम करने की धमकियां देते। भाइयों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, मगर इसी दौरान शहर में एक अजीब बात हुई। हाशिम के कारोबार को संभालने के लिए एक गुमनाम व्यक्ति ने भारी रकम लगा दी थी। कर्जदारों के मुंह बंद कर दिए गए और हाशिम की इज्जत नीलाम होने से बच गई। भाइयों को लगा कि शायद उनकी किस्मत जाग गई है, मगर झोनेरा के दिल में एक अजीब सी हूक उठी। एक दोपहर झोनेरा अपने बाप के कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाज आई। उसने पर्दे की ओट से झांका तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने हैदर बैठा था, वही सादे कपड़े, वही पुरानी पगड़ी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा वकार था जो शहर के बड़े बड़े सेठों के पास भी नहीं था। हैदर सेठ हाशिम के सामने हाथ जोड़े बैठा था और कह रहा था, चाचा जान, ये वो रकम है जो मैंने अपनी इस साल की पूरी फसल और अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेचकर हासिल की है।
ये इतनी तो नहीं कि आपका सारा नुकसान पूरा हो जाए, लेकिन इतनी जरूर है कि आपका यह घर बच जाए और आप दोबारा सर उठाकर चल सकें। सेठ हाशिम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी मां के साथ इतनी बदतमीजी की और तुम आज अपनी बाप दादा की जमीन बेचकर मेरी इज्जत बचाने आए हो? हैदर ने नीची नजरों से जवाब दिया, चाचा जान, मेरे बाप ने सिखाया है कि रिश्ता सिर्फ खुशी का नहीं होता। झोनेरा ने जो किया वो उसकी नादानी थी, लेकिन आप मेरे बाप के मुहसिन हैं और आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। जमीन तो मैं अपनी मेहनत से दोबारा बना लूंगा, मगर आपका मान टूट गया तो मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? दरवाजे के पीछे खड़ी जोनीरा का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे याद आया कि वह इस व्यक्ति को कंगला और बदतमीज देहाती कहती थी। वही व्यक्ति जिसे वह बोझ समझती थी, आज उसके सगे भाइयों से 1000 गुना बेहतर साबित हुआ था। उसके भाई तो बाप की जायदाद खत्म होते ही उसे बोझ समझने लगे थे, और यह हैदर था जो अपनी पूरी कायनात उस बाप के लिए लुटाने आ गया था जिसका अब कोई माली भविष्य भी नहीं था। उसे अपनी वो सारी बातें याद आने लगीं जब उसने हैदर की मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज उसे एहसास हुआ कि असली बदबू तो उसके अपने भाइयों के रवैये में थी और असली खुशबू हैदर के उस किरदार में थी जो कुर्बानी देना जानता था। उसी शाम जब हैदर वहां से रुखसत हुआ, झोनेरा ने देखा कि उसके भाई उस रकम पर भी नजरें जमाए बैठे थे जो हैदर ने उनके बाप की इज्जत बचाने के लिए दी थी। बड़े भाई ने लालच में कहा, अब्बा, इस रकम से घर बचाने की क्या जरूरत है? इसे बिकने दो, हम नया कारोबार शुरू करेंगे। झोनेरा से अब रहा नहीं गया। वह शेरनी की तरह तड़प कर सामने आई और अपने भाइयों के हाथ से वो रकम छीन ली। उसकी आंखों में अब वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो सिर्फ सच्चाई देखकर पैदा होती है। उसने पुकार कर कहा, खबरदार, जो किसी ने इस रकम को हाथ लगाया, ये किसी ताजिर का सदका नहीं है। ये उस व्यक्ति का खून पसीना है जिसे तुम लोग देहाती कहकर पुकारते थे। ये मेरे शौहर की उस जमीन की कीमत है जिस पर उसने दिन रात मेहनत की थी। तुम तो बाप की जायदाद पर पलने वाले बोझ हो। मर्द तो वो है जो अपनी जमीन बेचकर ससुराल की लाज रखता है। भाई और भाभियां उसे हैरत से देखते रह गए, मगर झोनेरा ने अब अपना रास्ता चुन लिया था। उसने अपने बाप के कदमों को छुआ, माफी मांगी और अकेले ही गांव की तरफ रवाना हो गई। जब झोनेरा गांव पहुंची तो सूरज ढल रहा था। वही मिट्टी की दीवारें और नीम का पेड़ आज उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित किला महसूस हो रहा था। वह डरते डरते आंगन में दाखिल हुई। सामने हैदर की मां एक पीढ़ी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। झोनेरा एक शब्द भी न बोल सकी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वह दौड़कर अपनी सास के कदमों में गिर पड़ी। माँ जी, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूं। मैंने अपनी झूठी अना में आपकी तजहील की। मुझे सजा दें, मगर मुझे अपने कदमों से दूर न करें। हैदर की मां, जिसका दिल सोना था, ने झोनेरा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटी, मां कभी औलाद से नाराज नहीं होती। तू वापस आ गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कुछ देर बाद हैदर खेतों से वापस आया। उसने झोनेरा को देखा तो हैरान रह गया, मगर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। झोनेरा ने हैदर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हैदर, मैं तुम्हारी वो जमीन तो वापस नहीं ला सकती जो तुमने मेरे बाप की खातिर बेच दी, मगर मैं वादा करती हूं कि अब मैं इस घर को वो सुकून दूंगी जिसका ये हकदार है। मैंने हमेशा इस मिट्टी और इस घर को हकीर समझा, मगर अब मैं इस घर की खादिमा बनकर, अपनी सास की सेवा करके और तुम्हारे नाम की लाज रखकर यह साबित करूंगी कि मैं वाकई तुम्हारी शरीक-ए-हयात हूं। तुम बाहर मेहनत करना और मैं इस घर को तुम्हारे लिए जन्नत बना दूंगी। हैदर मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, झोनेरा, मेरा बाप कहता था कि फसल तो हर साल उगती है, मगर रिश्तों की फसल अगर एक बार उजड़ जाए तो दोबारा नहीं उगती। तुम वापस आ गई हो और तुमने इस घर को अपना मान लिया। मेरी जमीन की कीमत वसूल हो गई। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक नया नजारा देखा। वह मगरूर शहर की लड़की
अब सुबह सुबह उठकर घर के कामों में मग्न रहती। उसके हाथ जो कभी सिर्फ रेशम छूते थे, अब बड़ी महारत से घर की सफाई करते, सास के पांव दबाते और हैदर के लिए मोहब्बत से खाना तैयार करते। उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं, बल्कि वो इत्मीनान था जो अपने फर्ज को पहचानने से मिलता है। हैदर जब थका हार कर खेतों से घर लौटता तो झोनेरा की सेवा और घर का प्रसन्न माहौल उसकी सारी थकान उतार देता। सेठ हाशिम की बेटी ने साबित कर दिया कि औरत की असली खूबसूरती और उसकी मेहनत उसके घर को संभालने और रिश्तों को जोड़ने में छिपी होती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उन एहसानों और जज्बात के होते हैं जो वक्त की धूप में साए का काम करते हैं। इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए या अमीर हो जाए, अगर उसके अखलाक में अपनी माँ और बड़ों के लिए इज्जत नहीं, तो उसकी तमाम डिग्रियां और दौलत महज कागज के बेजान टुकड़े हैं। आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प वो सब कामोज कहानियों के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।